नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं सॉलिड मनी रूल। सॉलिड मनी रूल। आज का रूल है यू एंड मी। 16th नंबर रूल है यू एंड मी, और ये रूल कहता है बी वेयर टेकिंग फाइनेंशियल क्यूज फ्रॉम पीपल प्लेइंग अ डिफरेंट गेम दैन यू आर। बी वेयर, सावधान, taking financial cues from people playing a different game than you are। आप अगर फाइनेंशियल क्यूज़ लेते हैं उन लोगों से जो आप जैसे नहीं हैं, जो अलग गेम खेल रहे हैं, तो इस चीज़ से बच के रहिए। कुछ समझ में आया क्या बोल रहे हैं? क्या अगर मान लो मैं मन्नत भैया से पूछता हूँ मैं किस स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ, या वो कुछ और तरीके से कमा रहे हैं, मैं उनसे फाइनेंशियल क्लूज लेकर के उन जगहों में लगा दूँ, क्या पता उस डिप में वो मान लो कभी स्टॉक गिरता है तो वो झेलने को तैयार बल्कि और खरीद ले। मेरे पास पैसे ही नहीं है, फायदा ही नहीं होगा। इस हफ्ते बच के रहना। क्यूज़ क्या होते हैं? इशारे। फाइनेंशियल क्यूज़ क्या होते हैं? पैसों को लेकर के कोई आपको टिप्स दे तो अलग बात है। क्यूज़ ऐसे होते हैं जिसमें कोई देता नहीं है आपको इशारे, वो अपने आप इशारे मिल जाते हैं लोगों को। जैसे मैं आपके कपड़े देख करके अपने आप डिसाइड करूं कि यार मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने हैं, या किसी की गाड़ी देख करके डिसाइड करूं कि मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए, तो वो क्यूज़ हैं। क्यूज़ आते हैं हैबिट में। क्यू, रिस्पॉन्स एंड सेटिस्फैक्शन, ये 3 चीज़ें होती हैं हैबिट में। जैसे कोई आदमी सिगरेट देखता है तो उसको क्यू मिलता है, फिर पीता है तो वो रिस्पॉन्स है, और फिर जो उसका अच्छा लगता है वो सेटिस्फैक्शन है। तो हम लोग भी जब पैसे के बारे में सोचते हैं तो क्यूज़ लेते हैं ऐसे लोगों से जो हमारे जैसे नहीं हैं। बहुत ही सिंपल लेसन है, एंड आई होप हम लोग इसको याद रखें जब तक कि हम अपने गेम को समझ न जाएं। जैसे जब मैं लखीमपुर आया तो मुझे पहली बार समझ में आया कि मेरा गेम क्या है। यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरा गेम है आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ। 10 साल यहाँ रहने के बाद मालूम पड़ा मेरा गेम है आई नीड स्पेस फॉर माई सेल्फ। और अभी भी कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी लगता है ऐसा कि देखो सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहिए। सॉफ्टवेयर कंपनी मेरा काम नहीं है। अगर हम लोग ये डीप नॉलेज की वीडियोस बनाते भी हैं, ऐप बनाते भी हैं, वो भी अभी हम लोगों का लेवल के ऊपर की चीज़ है। तो हम लेते कहाँ से हैं क्यूज़? ऐसे लोगों से जो हमसे काफ़ी अलग हैं। एक बंदे को हायर करने के लिए अगर सॉफ्टवेयर का कोडर है, आर्किटेक्ट, कोडर, यूएक्स यूआई डेवलपर, इस टाइप का एक छोटी सी टीम को हायर करने के लिए भी आपको महीने का कितना पैसा चाहिए? 1 लाख। महीने का कम से कम 30-40 लाख रुपए होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आर्किटेक्ट की सैलरी कम से कम 2-3 लाख रुपए महीने होगी कम से कम, प्लस सर्वर कॉस्ट और पता नहीं कौन कौन से कॉस्ट होते हैं। थोड़ा सा इसको समझिए, ठीक है। द इम्प्लोजन ऑफ .com बबल इन द अर्ली 2000s रिड्यूस्ड हाउस होल्ड वेल्थ बाई 6.2 ट्रिलियन। बाप रे बाप। एक्सप्लोजन होता है, फटता है बाहर की तरफ, इम्प्लोजन होता है अंदर ही ख़त्म हो जाता है। जैसे ब्लैक होल में इम्प्लोजन होता है। तो कह रहे हैं जब .com बबल आया था 2000 में, तो घर की लोगों के घरों के जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए, अचानक से ख़त्म हो गए। जिसके पास 2-2, 3-3 फ्लैट थे, जो अपने आप को करोड़पति मानते थे, अचानक से भिखारी हो गए। $6.2 ट्रिलियन पैसे ख़त्म हो गए मार्केट से। द एंड ऑफ द हाउसिंग बबल कट अवे मोर दैन 8 ट्रिलियंस। और जब हाउसिंग बबल ख़त्म हुआ, टोटल 8 ट्रिलियन, इतना तो देशों की इकोनॉमी नहीं होती, उतने पैसे ख़त्म हो गए। इट्स हार्ड टू ओवर स्टेट हाउ सोशली डिवास्टेटिंग फाइनेंशियल बबल्स कैन बी, दे रूइन लाइव्स। इस चीज़ को हम लोग समझा नहीं सकते आपको
ये किसी सुनामी से या किसी कोविड से कम नहीं है कि कितना डिवेस्टेटिंग होता है फाइनेंशियल बबल। ये इससे ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वाई डू दीज थिंग्स हैपन? बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने शुरू किया है। आखिर ये चीज़ें होती क्यों हैं? इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं? इसकी वजह क्या है? मॉर्गन हाउसल से पूछा गया था कि आपने इतनी अच्छी बुक लिखी कैसे? बोलते हैं जब मैं बिज़नेस की बुक को समझने की कोशिश कर रहा था, इस हाउसिंग बबल को समझने की कोशिश कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने खोजना शुरू किया कोई अच्छी बुक हो। नहीं मिली तो लिखना शुरू किया। वाई डू दीज थिंग्स हैपन? आखिर ये बड़े बड़े फाइनेंशियल बबल्स, क्राइसिस होते क्यों हैं? एंड वाई डू दे कीप हैपनिंग? और ऐसा क्यों है कि एक बार हो गया तो कम से कम उसमें से कुछ तो हमको सीखना चाहिए ताकि वो चीज़ें दोबारा ना हो, फिर भी बार बार क्यों होती रहती हैं? द कॉमन आंसर हियर इज़ दैट पीपल आर ग्रीडी एंड ग्रीड इज़ एन इनडेलिबल फीचर ऑफ ह्यूमन नेचर। जैसे यहाँ पर जब भी आप लोग आते हैं, मैंने आज मैसेज डाला तो किसने किसने मैसेज देखा? आपने देखा, आपने देखा, आपने भी देखा। आप सबसे पहले आए, आपके करीब 5-10 मिनट बाद श्रीश आए, उसके बाद 5 मिनट बाद आप आए, फिर 15-20 मिनट बाद आप भी आ गई। जब मैंने मैसेज डाला तो सबके सब क्यों नहीं देख पाए उसको? जब सबके पास फ़ोन था, क्यों वेट हुआ, क्यों लेट हुआ? तो उसमें आप डाल भी सकते थे, इनको बोल सकते थे कि अभी मुझे 5 मिनट टाइम लग जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, वाई डोंट वी लर्न फ्रॉम थिंग्स दैट हैपन बिफोर? ऐसा क्यों होता है कि हमारी इमेज ख़राब हो जाती है? मैं आपको पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, मार्केट में भी हम लोग चीज़ों को कैजुअली जब लेना शुरू कर देते हैं तो वही गलतियाँ बार बार होती हैं। हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हिस्ट्री से सीख सकें और दोबारा रिपीट ना करें। वाई डू दीज थिंग्स कीप हैपनिंग? वाई कांट वी लर्न आवर लेसन्स? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम अपने लेसन्स सीख लें? देखिए श्रद्धा थी यहाँ पर, वो फ़ोन करके बोल देती थी भैया मैं नहीं आ रही हूँ, तो मुझे क्लियर है कि वो नहीं बैठेगी, वो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर आप लोग आ रहे हैं और फिर मुझे 3 बार आपको फ़ोन करना पड़े तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, फिर भी मैं आपको ज़बरदस्ती पढ़ा रहा हूँ, है ना? वाई कांट वी लर्न आवर लेसन्स? और पैसे के लेसन्स तो और मुश्किल है। आखिर हम अपने लेसन्स सीखते क्यों नहीं हैं? इसका आंसर, सिंपल आंसर है कि पीपल आर ग्रीडी एंड ग्रीड इज़ इनडेलेबल फीचर ऑफ ह्यूमन नेचर। हम लोग लेट क्यों होते हैं? आमतौर पे हम किसी भी काम के लिए लेट क्यों होते हैं? वैल्यू नहीं करते, चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हैं, उस चीज़ के लिए कैजुअल लगते हैं। इसी को हम आलस भी कह सकते हैं। एकदम सही, एकदम सही। और अक्सर बड़ी मम्मी बोलती हैं कि मैं बच्चों के साथ में बाहर घूमने नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऐसा लगता है ऐसे सबको ज़बरदस्ती घसीटना पड़ रहा है। सुबह कहीं जाना है तो सबको उठा उठा कर तैयार करो। ऐसे ही मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों होते हैं? सिंपल आंसर ये है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। आप लोग आलसी नहीं हैं, ऐसा भी नहीं कि आप लोग वैल्यू नहीं करते। किसी भी काम को परफेक्टली होने के लिए एक म्यूज़िक चाहिए, क्यूज़ होना चाहिए। उस दिन क्यूज़ मिला नहीं आप लोगों को, बल्कि गरिमा को तो बेचारी को क्यू बिल्कुल नहीं मिला। जब शादी में जा रहे थे तो श्रीश को क्यू मिल गया और वो तैयार भी हो गया। मैंने इसको फ़ोन किया था, आप लोगों को भी फ़ोन किया था, लेकिन आप लोग हड़बड़ा गए कि अरे अरे क्या क्या, जाएँ ना जाएँ, शायद पापा मम्मी नहीं चाहते कि हम जाएँ तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है छोड़ो। और हर एक एक्टिविटी के लिए हम लोग क्यूज़ लेते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस इसलिए होते हैं क्योंकि पीपल आर लेज़ी, नहीं पीपल आर ग्रीडी। लोग लालची हैं और लालच में हम ऐसी कुछ गलती कर देते हैं कि बड़े बड़े बबल्स हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत ओवर सिंप्लीफाइड आंसर है और मॉर्गन हाउसल सचमुच में चाहते हैं कि हम इस मुद्दे को समझें, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्सीफाई कर रहे हैं। इट्स गुड बिकॉज एवरी चैप्टर, इसको पढ़ने के बाद में आपको रूल समझ में नहीं आएगा, एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगा, खाली एक समझ में आएगी। That may be true and it's good enough answer for most, but remember from chapter 1, no one is crazy. तो ये बात सच है, लोग आलसी हैं, लोग लालची हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए सच है। लेकिन आपको याद है सबसे पहले चैप्टर में क्या पढ़ा?
नो वन इज़ क्रेजी, कोई भी पागल नहीं है। देखिए आप लोग नहीं गए, शादी में नहीं गए तो आप क्या पागल नहीं है? बेइज्जती झेल करके जाएगा कोई? अरे ले चलो तो इज्जत से ले चलो, नहीं तो नहीं ले चलो। ऐसे ही कोई भी आदमी अगर डूब रहा है तो पागल नहीं है कि वो सीधे कूद रहा है किसी कुएं में। उसके हिसाब से जिस फाइनेंशियल पैकेज में वो जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके हिसाब से वो सही इन्वेस्टमेंट है। पीपल मेक फाइनेंशियल डिसीजंस दे रिग्रेट एंड दे ऑफन डू सो विथ स्केयर्स इंफॉर्मेशन विदाउट लॉजिक। पीपल मेक फाइनेंशियल डिसीजंस दे रिग्रेट। हम में से बहुत से लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं जिसके लिए बाद में रिग्रेट करते हैं। एंड दे ऑफन डू सो विथ स्केयर्स इंफॉर्मेशन विदाउट लॉजिक। और वो ज़्यादातर अपने डिसीजंस लेते हैं फ्रॉम स्केयर्स इंफॉर्मेशन एंड विदाउट लॉजिक। जैसे उस दिन मुझे वैभव ने कहा कि बड़े पापा आप स्मॉल कैप में क्यों पैसे लगा रहे हैं? क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा है, नमन भैया ने कहा है, मन्नत भैया ने कहा है कि लार्ज कैप में लगाना चाहिए, तो फिर आप क्यों लगा रहे हैं स्मॉल कैप में? तो आपका इन्फॉर्मेशन दो लोग थे। नहीं, मेरे इन्फॉर्मेशन वॉरेन बफेट है, पीटर लिंच है। आपका नहीं, वॉरेन बफे से आपकी फ़ोन पर बात तो हुई नहीं है? जो बुक पे लिखा। हाँ, वॉरेन बफे की बुक है। ये तो ऐसे ही है जैसे कि मैं किसी बुक को उठाऊं और एज इट इज़ उसको अप्लाई करने की कोशिश करूं। मेरा इन्फॉर्मेशन था नहीं, मैं समझा रहा हूं कुछ। पर आपका तो इन्फॉर्मेशन पापा जी है। अभी तक मैंने लगाया नहीं पैसा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं पापा जी से बात कर रहा हूं तो मेरा इन्फॉर्मेशन पापा जी हैं और मेरा इन्फॉर्मेशन केवल एक किताब नहीं है। स्केयर्स इंफॉर्मेशन एंड लॉजिक, दो चीज़, स्केयर्स इंफॉर्मेशन और विदाउट लॉजिक, ये दो चीज़ों से ब्लंडर करते हैं हम लोग। लॉजिक कहाँ से लाए? जैसे आपने मुझसे कहा स्मॉल कैप, नहीं आपने कहा लार्ज कैप, मैंने कहा स्मॉल कैप। मेरा लॉजिक क्या है? सिंपल लॉजिक है कि पिताजी कई सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उन्हें मुझसे ज़्यादा पता है। ये मेरा लॉजिक है। ये लॉजिक ठीक ऐसे लॉजिक है जैसे मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ और वो बोलता है कि ये दवाई खाओ। मेरे पास उस बीमारी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ कि उसके पास एक डिग्री है, तो आई कैन ट्रस्ट हिम फॉर नाउ। वहीं पर अगर मैं अपनी सर्टिफिकेट्स डिग्री ऑनलाइन किसी पोर्टल पे डालूं और कोई अननोन बंदा मेरे हेल्थ के बारे में कुछ बताए तो मैं उसके ऊपर शायद कम ट्रस्ट करूं। एक लॉजिक चीज़ों की होती है। अब वो लॉजिक सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि मैं पापा से बात करके जो म्यूचुअल फंड पैसे लगा रहा हूँ गलत डिसीजन है, ये भी हो सकता है। तो जो लोग भी अपना डिसीजन लेते हैं वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस बिना लॉजिक के लेते हैं और स्केयर्स इन्फॉर्मेशन पे लेते हैं। आपके पास भी इन्फॉर्मेशन बहुत नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मैंने जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया केवल नंदिनी को पूछ करके और SBI के मैनेजर से बात करके लगाई है, मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट इट्स अ गुड थिंग दैट वी नो दिस। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो दिस, बट द डिसीजंस मेड सेंस टू देम व्हेन दे वर मेड। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी कोई आदमी डिसीजन लेता है उस समय उसको लगता है कि ये सही डिसीजन था। एक छोटा सा डिसीजन लेते हैं। आज मुझे एक वीडियो मैंने एडिट किया, उसको अपलोड करना था। अपलोड करते समय इंटरनेट नहीं था तो मैंने 140 रुपये का डाटा ख़रीद लिया। जैसे ही ख़रीद लिया तुरंत इंटरनेट चालू हो गया। तो सही डिसीजन था कि गलत? भाई लॉस, उस समय तो लॉस हो गया मेरा 140 रुपये का। अब वो डाटा पता नहीं कब तक यूज़ करूँगा, नहीं करूँगा, हो सकता है आज रात के लिए वैलिड हो तो हुआ तो लॉस। लेकिन जिस समय मैंने वो डाटा लिया था उस समय तो सेम डिसीजन था। Blaming bubbles on greed and stopping there misses important lesson about how and why people rationalize what in hindsight looks like a greedy decision. कह रहे हैं कि हम सबको बनना है एंटी फ्रेजाइल। क्या होता है एंटी फ्रेजाइल? कोई धक्का लगे तो उससे हम सीखें। कह रहे हैं अगर आप केवल बबल्स को ब्लेम कर देंगे कि ग्रीड की वजह से होता है और बात वहीं ख़त्म कर देंगे तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिस कर जाएंगे। वाई पीपल रैशनलाइज वॉट इन हाइंडसाइट लुक्स लाइक अ ग्रीडी डिसीजन। इंपॉर्टेंट लेसन किस चीज़ के बारे में? वाई पीपल रैशनलाइज वॉट इन हाइंडसाइट लुक्स लाइक ग्रीडी डिसीजंस। मतलब कौन सा लेसन भूल जाएंगे? वाई पीपल रैशनलाइज वॉट इन हाइंडसाइट लुक्स लाइक अ ग्रीडी डिसीजंस।
देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही पावरफुल एग्जांपल है, लेकिन जो आदमी इस चीज़ को किया है उसको आज भी समझ में नहीं आएगा। हमारे चाचा जी, उन्होंने एक प्लॉट खरीदा पापा के साथ। पापा को कहा कि एक प्लॉट खरीद कर आप दे दीजिए मुझे बिज़नेस करना है और हम सब मिलकर के बिज़नेस करेंगे, फैमिली का नाम बढ़ेगा, पैसा कमाएंगे। फिर पापा ने उनको पैसे दिए कि जाकर उस प्लॉट को खरीद लो अपनी भाभी के नाम पे, मतलब मेरी माँ के नाम पे। वो गए, उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे ले लिया। क्यों? क्योंकि उस समय कोई पेपर नहीं था, मम्मी के कोई पेपर नहीं थे या कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसलिए ले लिए। यूजुअली फैमिली में ऐसे होते हैं, आप जा रहे हैं, जैसे आप गवाह, जब आपको कहीं रजिस्ट्री करनी होती है तो आपको 2 गवाह चाहिए होते हैं, तो जो भी 2 गवाह मिलते हैं उससे साइन करा लेते हैं। बट इसके पहले घर के लोग ऐसे थे, चलो यार अब बेटे का पेपर नहीं है तो जो बेटी का पेपर उसी के नाम से कर दो। ऐसे बहुत से लोग करते हैं, ऐसे उन्होंने भी कर दिया। उसके बाद वो प्रॉपर्टी आज कम से कम 2-3 करोड़ की होगी, वो उनकी हो चुकी है। जब उनसे पूछो तो ये नहीं कहेंगे कि मैं लालची था और मुझे वो पैसा चाहिए था या ज़मीन चाहिए थी। वो क्या कहेंगे, मैंने अपने भाई के लिए इतना सब किया है लाइफ में, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा प्लॉट दे दिया तो कौन सा बुरा किया। और यही उनका स्टेटमेंट था कि जहाँ जहाँ भैया मुश्किल में फंसे थे उसमें मैं उनको हेल्प कर रहा था और मुझे सेट करने के लिए, मुझे सेटल करने के लिए उन्होंने ये प्लॉट दे दिया था। ये है इंपॉर्टेंट लेसन। व्हाट ही इज़ डूइंग इज रैशनलाइजिंग द हाइंडसाइट। अगर वो ये भी बोल सके ईमानदारी से कि यार मेरे मन में लालच था और अभी भी लालची हूँ, ये भी अगर बोले तो एक ईमानदारी वाली बात निकलती है, प्लस वो आदमी एंटी फ्रेजाइल बनना शुरू हो जाएगा। एक लालची आदमी, एक कमज़ोर आदमी को मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा कि मैं कमज़ोर हूँ, तो उसको इम्पोस्टर सिंड्रोम होना शुरू हो जाएगा। वो जो अपनी कमज़ोरी को देखता है वो ताकतवर बनता है, जो अपनी ताकत को देखता है और उसको ओवर एस्टिमेट करता है वो आदमी और कमज़ोर हो जाता है। तो कभी भी अपनी मिस्टेक्स को एक्सप्लेन मत करिएगा कि भैया ऐसा हुआ था ना, ये हुआ था ना, मत बोलिए। पार्ट ऑफ वाई बबल्स आर हार्ड टू लर्न फ्रॉम इज दैट दे आर नॉट लाइक कैंसर। कह रहे हैं बबल्स, पता है बबल क्या होता है? जैसे कोविड एक बबल था, एक को हुआ फिर दूसरे को हुआ। बबल्स क्यों होते हैं, खासतौर से फाइनेंशियल बबल? क्योंकि वो कैंसर की तरह नहीं होते। वेयर अ बायोप्सी गिव्स अस क्लियर वार्निंग एंड डायग्नोसिस। कैंसर में बड़ा आसान है, ब्रेस्ट में कैंसर है, सुई से हम उस टिश्यू को प्रिक करते हैं और उस टिश्यू में से कुछ सेल निकालते हैं और जाकर के अल्ट्रासाउंड उसकी माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो कैंसर के सेल्स की एकदम टिपिकल फीचर आती है। इनफैक्ट उसको एटिपिकल फीचर आती है। जो सेल्स का टिपिकल है वो कैंसर में एटिपिकल हो जाता है, उसकी शक्ल पहचान में आ जाती है, तो आप डायग्नोसिस बना देते हैं। दे आर क्लोजर टू द राइज एंड फॉल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वेयर द आउटकम इज नोन इन हाइंडसाइट बट द कॉज एंड ब्लेम आर नेवर अग्रीड अपॉन। ओहो, कह रहे हैं कैंसर को खोजना, डायग्नोस करना ऐसे ही है जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का राइज एंड फॉल। जैसे कांग्रेस उठा, उसके बाद ख़त्म हो गया। अब बीजेपी उठी हुई है, 2014 में आई, धुआंधार तरीके से जीत गई और इस बार थोड़ी कम जीती, थोड़ा उसको जो 300 पार करना था खुद नहीं कर पाई, और अगली बार अगर ऐसे ही रहा तो ख़त्म हो जाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ चालू होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं जहाँ पर आउटकम इज़ नोन इन हाइंडसाइट बट द कॉज एंड ब्लेम्स आर नेवर अग्रीड अपॉन। जहाँ पर आप बोल देंगे यार ये मुझे पता था, ये पार्टी जो था ना ये तो डूबने वाली ही है। आउटकम इज़ नोन इन द हाइंडसाइट। हमेशा हाइंडसाइट में, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया था कोई नहीं जानता था कि रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नहीं पता था। अगर उनको पता होता तो वो लोग बहुत एफर्ट नहीं लगाते। एफर्ट तभी तो लगाते हैं जब आपको मालूम होता है कोई चीज़ नहीं होने वाली है। लेकिन एक चीज़ किसी को नहीं पता होता, ठीक है हार गई, हारने वाली थी, हम सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन एक चीज़ किसी को नहीं पता होता, कॉज एंड ब्लेम। कॉज एंड ब्लेम आर नेवर अग्रीड अपॉन। किस वजह से कोई पार्टी हारी कोई नहीं जानता। आप अगर मुझसे पूछेंगे एज ए डॉक्टर कि कैंसर क्यों हुआ, मैं बोलूँगा मुझे नहीं पता। आप लोग बोल देंगे कि मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है, ये मसाला खाकर कैंसर हो जाता है, वो गुटखा खाकर कैंसर हो जाता है, सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है।
लेकिन एक डॉक्टर इस चीज़ को बता नहीं सकता, बिकॉज डॉक्टर के पास मरीज आता है, बोलता डॉक्टर साहब हम तो 10 साल से सिगरेट पी रहे हैं, हमको कैंसर नहीं हो रहा है, आप बोल रहे थे कैंसर होता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कॉज इज इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब, इडियोपैथिक एक मेडिकल टर्म है, मतलब एक प्रॉपर इंग्लिश का टर्म है जिसका मतलब है अननोन। इडियोपैथिक मतलब हम नहीं जानते क्यों। तो कोई भी बड़ी बड़ी बबल क्यों उठती है और क्यों गिरती है, इसका कॉज कोई जानता नहीं है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इज फियर्स। Competition for investment returns is fierce and someone has to own every asset at every time in time. अब देखो, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था, मैंने मोदी जी को ब्लेम किया था कि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोल दी तो मार्केट ऊपर उठ गया, बाद में अगले दिन मार्केट गिर गया। याद है आप लोगों को? और फिर मुझे खूब मैसेज आए कि तुम्हें कुछ पता नहीं मार्केट के बारे में, वो खाली नंबर्स बढ़े हैं बस। लेकिन मैं उसके बाद कम से कम एक हफ्ते इस चीज़ को सर्च करता रहा कि जब नंबर्स उठते हैं और नंबर्स गिरते हैं तो किसी के पास लॉस भी होता है। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक को रखा है अपने पास, आपने रिलायंस के स्टॉक खरीद लिया, रख लिया, मार्केट ऊपर गया तो 100 रुपये का शेयर 200 रुपये का हो गया, वेरी गुड, आपने और 100 खरीद लिया। अब मार्केट गिर गया तो 200 का शेयर फिर से 100 रुपये पे आ गया, तो आपने कुछ लूज़ किया कि नहीं किया? वो लोग बोलते हैं नहीं, अगर आपने अपने पास रखा हुआ है शेयर तो कुछ लॉस नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास शेयर तो है ही, 100 का 200 हो गया और 200 का वापस लॉस हो गया, अगर अब उसी समय रिट्रीव करने जाओ तो मिलेगा नहीं। हाँ, लेकिन लोगों का ये कहना है कि किसी भी टाइम पर अगर कोई स्टॉक ऊपर जाता है और नीचे आता है और कोई आप उसको बेचते नहीं हैं तो आपको लॉस नहीं होता। लेकिन जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे बोले थे मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है लॉस नहीं होता। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है तो स्टॉक्स के रेट्स ऊपर जाते हैं, ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब लोग खरीद रहे हैं उसे, तभी तो ऊपर जा रहा है। कोई भी सामान का रेट कब बढ़ेगा? जब सामान एक है, खरीदने वाले 4 हैं। जैसे आजकल आम क्या रेट है? 50 रुपये किलो है। यही चीज़ जब आम एकदम ख़त्म हो जाएगा तो ये भाई साहब ने 300 रुपये का किलो खरीदा है। क्यों? उस समय आम कम है, खरीदार ज़्यादा है। ऐसे ही जब स्टॉक गिरता है इसका मतलब बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं। इसका मतलब हमेशा खरीदने वाले हैं और बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं और बेचने वाले हैं। इसका मतलब किसी को लॉस हो रहा है, किसी को प्रॉफिट हो रहा है। अब किसको हो रहा है पता नहीं। कभी कभी खरीदने वाले को हो सकता है फ़ायदा हो रहा हो क्योंकि वो अच्छा वाला स्टॉक बहुत सस्ते में खरीद रहा हो। कभी कभी हो सकता है बेचने वाले को नुकसान हो रहा हो क्योंकि उसने महंगा खरीदा हो और सस्ते में बेच रहा हो। इसलिए मुझे अभी जय काले बॉम्बे में हैं, उनसे मैं पूछ रहा था कि लमसम लगा दूं म्यूचुअल फंड में? बोलते नहीं, लमसम मत लगाइए। एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। वी कांट टाइम द मार्केट, मतलब कि जब नीचे जाएगा तब लगाएंगे तो इस टाइम में लगा देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पापा ने मुझे क्या समझाया था। पापा ने कहा कि म्यूचुअल फंड में ये फला म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप का, इसमें 5,000 रुपये लगा दो, आज थोड़े से रख लो। मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान था 1 लाख रुपए का। फिर अगले दिन फिर से 5,000 का लगा लो, तीसरे दिन फिर से 5,000 का लगा लो। अगर वो ऊपर उठता है तो ठीक है, हम 5,000 का लगाएंगे। अगर वो गिरता है, 3 दिन के बाद गिरता है, इसका मतलब आपको अब सस्ते में मिल रहा है, अब ज़्यादा उठा लो। एक तरह से मुझे उस म्यूचुअल फंड को टाइम करने के लिए सिखा रहे थे, क्योंकि कोई भी स्टॉक का फ़ायदा आपको तब होगा जब वो सस्ते में मिले। कोई भी चीज़ का फ़ायदा तभी होगा जब सस्ते में मिले। तो ये जब लॉजिक मैंने सुनी तो अभी तक मैंने अप्लाई तो नहीं किया, बट मुझे लगा कि चलो कुछ तो उनको पता है जो मुझे पता नहीं है। सुनिए मैं जो बोलना चाहता हूँ, कंपटीशन फॉर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इज़ फियर्स। इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केट में 10 करोड़ लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, एंड समवन हैज़ टू ओन एवरी एसेट एट एवरी टाइम ऑफ द टाइम। और हर किसी न किसी को कोई ना कोई स्टॉक तो रखना पड़ेगा। अब सारे स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स नहीं हैं, सारी कंपनीज अच्छी नहीं है, बट किसी न किसी के पास तो हर एक स्टॉक होगा। ऐसे मान लो जैसे फ्रिज में ढेर सारा खाना पड़ा हुआ है, 10 अलग अलग टाइप के खाने पड़े हैं।
एक आज का, एक कल का, एक परसों का, एक 10 दिन पुराना, और हमारे पास लोग भी 10 हैं और 10 प्लेट खाना है, एक ताज़ा खाना है, एक बासी खाना है, और आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो किसी को ताज़ा मिलेगा, किसी को बहुत बासी मिलेगा। ऐसे ही स्टॉक में भी है, किसी को अच्छा वाला सस्ते रेट पे मिलेगा, किसी को ख़राब वाला महंगे रेट पे मिलेगा। यही कह रहे हैं, समवन हैज़ टू ओन एवरी एसेट एट एवरी पॉइंट इन टाइम। जब भी मार्केट में कोई स्टॉक बिक रहा है तो किसी ने खरीदा है। दैट मीन्स द मियर आइडिया ऑफ बबल्स विल ऑलवेज बी कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज नो वन वॉन्ट्स टू थिंक दे ओन एन ओवर वैल्यूड एसेट। सुनिए, थोड़ा ट्रिकी चीज़ है। दैट मीन्स अ मियर आइडिया ऑफ बबल विल ऑलवेज बी कॉन्ट्रोवर्शियल। अगर आप कहें भाई साहब तुम ये स्टॉक खरीद रहे हो, तुम बबल में जा रहे हो, आप बोलेंगे कैसे बबल में जा रहा हो? ये मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉक है, क्योंकि जब मैं कोई स्टॉक खरीद रहा हूं तो मेरे हिसाब से वो ओवर वैल्यूड नहीं है। मतलब स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा वैल्यू तो है, वो ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। मैं इसके ज़्यादा पैसे नहीं दे रहा हूँ। जो मान लो मैंने, भाई मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को कितना प्यार करूँगा, जितना भी करूँगा वो तो कम ही है। अब मैंने कोई स्टॉक खरीद लिया, आप बोल रहे हो कि ख़राब स्टॉक है, मैं क्यों उसको मानूँ ख़राब स्टॉक है? मैंने अपना एनालिसिस करके अपने पापा से, अपने भाई से, वॉरेन बफेट से, जिससे भी पूछ करके खरीदा है। तो नो वन लाइक्स टू थिंक दे ओन एन ओवर वैल्यूड एसेट। अच्छा, हमारे पास इसी घर में, आपके पास क्या है, डायरी है। कितने के लिए डायरी है? ये वाली काली वाली 100 रुपये के लिए। और आपने वो लिपस्टिक कितने का लिया था? कौन सा? जो लगाती हैं आप, बड़ी मम्मी का यूज़ करती है। कितने का लिया था? बड़ी मम्मी ने कितने का लिया था? अच्छा, आपने पिछले 1 साल में कोई सामान खरीदा है कॉस्मेटिक्स का? हाँ, अभी शैम्पू लेके आई थी, कितने का लाई थी? 320 का। 320 रुपीज़ का। 100 रुपये की डायरी और 320 का शैम्पू। आपने किताबें खरीदी हैं? पिछले 1 महीने में कितने रुपए की किताब खरीदी? मैंने टोटल खरीदी है 5,000। 5000 की 10 किताबें खरीदी होंगी, शायद 20 खरीदी हो। और आपने पिछले 1 साल में कितने रुपए का क्या सामान खरीदा है? रिसेंटली जूते खरीदे हैं। और पूरे साल भर में कितने जूते खरीदे हैं? 4 या 5। आप सब ने बकवास खराब माल ज़्यादा पैसे दे करके खरीदे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो लिखता हूँ, रोज़ लिखता हूँ उसमें। यही कह रहे हैं, नो वन वॉन्ट्स टू थिंक दैट दे ओन ओवर वैल्यूड एसेट। इतना ज़्यादा तो नहीं है पैसे। बेटा देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब लोग पागल हो। नो वन इज़ क्रेजी। हैं आप लोग पागल? नहीं ना। अपनी बुद्धि समझ से ही तो आपने जो भी सामान खरीदा है। 320 रुपये का शैम्पू खरीदा है, ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट रहा होगा तभी तो। और 100 रुपये की कॉपी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी होगी तभी तो। और आपको फिल्म मेकर बनना है, इसलिए तो आपने 5,000 रुपये की किताबें खरीदी, स्टॉक्स की ढेर सारी। और आपके जूतों को, आपको पैरों को छाले न पड़े, इसलिए तो आपने 5-5 जूते खरीदे। समझ में आ रहा है? सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में होती है। जो भी आदमी किसी भी स्टॉक को लेता है, उसको ये नहीं लगता कि मैंने महंगी चीज़ ली है। नो वन लाइक्स टू थिंक, मतलब हो सकता है तुमने महंगी चीज़ ली हो, लेकिन हम ये नहीं सोचना पसंद करते कि हमने महंगी ली है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो आइटम की वैल्यू इससे ज़्यादा है। इन द हाइंडसाइट वी आर मोर लाइकली टू पॉइंट सिनिकल फिंगर्स दैन टू लर्न लेसन्स। और जब हमको लॉस होगा, मतलब जो हमने लिया है सामान, मान लीजिए आपने वो किताब खरीद ली, मैंने पहले सब किताबें मैं लाता था वहाँ से, शॉप से, क्रॉसवर्ड से। अब मैंने बंद कर दिया। जब अमेज़ॉन आई उससे पहले हम लोग क्रॉसवर्ड्स लाते थे। 5,000 रुपये की किताब एक बार में लाता था मैं, और उसमें से 10 में से 1 या 2 किताब अच्छी निकलती थी, बाकी किताबें बेकार थी, लिटरली बेकार थी। आज 10 साल हो गए फिर भी नहीं पढ़ा मैंने उनको, एक आध पेज पढ़ के छोड़ दिया। तो मेरे पैसे वेस्ट है ना। मैंने MBA ज्वाइन किया, 1 लाख रुपए फीस दी, वो यूज़फुल था कि वेस्ट था? वेस्ट था ना। वेस्ट तो था, आपके सामने ही है। या मैं बोलूँ नहीं नहीं, MBA की बिल्डिंग देखी थी मैंने। किसी के लिए नई चीज़ को वर्दी लगता है, किसी के
फिर वो वेस्ट होता है। ये पेन है, ये पेन कितने की हो तो वर्दी है? आज मैंने खरीदा इसको, ये 25 रुपए की पेन है। अच्छा, ये वाली पेन कितने की है हो तो वर्दी है? वो वर्दी तो है। कितने की कम से कम में? मैक्सिमम और मिनिमम कितना पैसा देंगे आप? नहीं लिख पाती तो मेरे लिए वर्दी नहीं है। अरे लिखने की तो बाद में आओ, पहले शक्ल की बात करो। तुम तो शक्ल वाले ही हो। लिखूंगी तो तब तो फायदा होगा। लिखने की तो बाद में, लिखना तो बाद में टेस्ट कर लेना, बट अभी शक्ल से बताओ कितने की आप खरीदेंगे मैक्सिमम पैसा? गिफ्ट करना है, आप खुद को लिखना भी नहीं है। 50 रुपए। बस 50। खरीदते नहीं ना पेन। 50 रुपीज की 350 400। ये है लेजेंड नाम है इसका। 500 के अंदर अंदर आई होगी ये। 50 रुपए की पेन है। 50 से 100 रुपए में। आपने 50 बोला, आपने 350 बोला, आपने 500 के 500 के अंदर बोला। जो कुछ भी बोला, आपके दिमाग में एक कैलकुलेशन चला सिस्टम 1 से। यस। क्या वो गलत कैलकुलेशन है? अरे भैया, जो मैंने सोचा समझा है वो बता रहा हूँ। हो सकता है वो गलत हो। अभी हमारे घर में जब भी पवन जी आते हैं तो अक्सर कुछ न कुछ लेके आते हैं। कल भी आए थे तो बोले थे सर मैं आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके पास खाली हाथ नहीं आ सकता। पवन मिश्रा जी हैं, मेडिकल कंपनी में जॉब करते हैं। पिछली बार वो दवाइयाँ लाए थे हमारे लिए, एक बार वो सांस की मशीन लाए थे, टॉवल लाए थे। वो सब चीज़ें उनके लिए कितनी की होंगी? अगर ख़रीद के लाना पड़े तो खरीद के लाएंगे वो? नहीं। और तब ये बोलेंगे आप मेरे गुरुजी हैं, मैं आपको खाली हाथ कैसे आ सकता हूँ? मेरा पॉइंट समझिए। मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को प्लीज़ देखिए ना कि कभी कभी। क्यों कंट्रोवर्शियल है ये बताइए। हाँ मैं बताता हूँ, पहले ये इसको समझिए। हम लोग हाइंडसाइट में अपनी चीज़ों को जस्टिफाई क्यों करते हैं? जब पता चल जाता है कि ये नुकसानदायक था, ये लॉस दे रहा है मुझे, फिर भी हमको लगता है कि नहीं नहीं वो सही था। यार मैं आप लोगों को आगे नहीं पढ़ा सकता जब तक आप इस चीज़ को ना देख लें कि आपने भी मेरी तरह ज़िंदगी में कुछ न कुछ मिस्टेक की है जिसको आप बदलना चाहते हैं पास्ट में जाके। आप बोल रहे हैं कि मुझे फाइनेंशियल बबल क्यों मुश्किल है, कंट्रोवर्शियल क्यों है? ये चीज़ इसलिए है क्योंकि हर इंसान को लगता है बॉस मैंने तो अपना सोच समझ के किया था, बाकी तो भगवान की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे आप एग्ज़ाम देकर आए और आपके हिसाब से मैंने सारे आंसर सही लिखे थे, लेकिन टीचर ने गलत करके मेरे को मार्क्स काट लिया, तो उनकी गलती है। किसकी गलती होगी अगर नंबर कम आएंगे तो? क्यों? जिस क्वेश्चन को मैंने आंसर लिखा था सही समझ के, उसका आंसर क्या था? गलत था। ऐसे ही जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो ये सोच करके कि ये बढ़ेगा और वो घट रहा है, तो आप गलत कर रहे हैं। और आपको फिर पूछना चाहिए अपने आप से, आखिर मैंने क्या चीज़ सोच करके ये खरीदा है? आप लोग देखिए, बबल समझना चाहते हैं, बबल, ठीक है चलिए बबल समझते हैं। इन हाइंडसाइट वी आर मोर लाइकली टू पॉइंट सिनिकल फिंगर्स दैन टू लर्न लेसन्स। सिनिकल फिंगर्स मतलब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी। हाइंडसाइट में जब भी किसी की गलती होती है तो हम हमेशा बोलते हैं तुम्हारी गलती थी। अभी कुछ महीने पहले एक बच्ची का हमारे यहाँ एंगेजमेंट हुआ था और उस एंगेजमेंट में गलती किसकी थी? मेरी गलती थी। मेरी गलती थी। नहीं, एक मिनट, जस्ट लुक एट दिस। अगर मैं कहता हूं कि तुम्हारी गलती है तो फिर मैंने पैसा क्यों खर्च किया? आप कहती है मेरी गलती है तो आपको बोलना चाहिए कि फिर मैं क्यों गई? सिनिकल फिंगर्स क्या होता है? अगर हम किसी को ब्लेम नहीं भी कर रहे हैं और फिर भी पास्ट को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब उस पास्ट में से हम कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी यही होगा। आई डोंट थिंक वी विल एवर बी एबल टू फुल्ली एक्सप्लेन वाई बबल्स अकर। ऑथर कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी भी एक्सप्लेन कर पाएंगे कि दुनिया में बबल्स क्यों होते हैं। इट्स लाइक आस्किंग वाई वॉर्स अकर। यह ऐसे ही है जैसे कि कोई पूछे कि लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। देर आर ऑलमोस्ट ऑलवेज सेवरल रीजन्स, मैनी ऑफ देम कॉन्फ्लिक्टिंग, ऑल ऑफ देम कॉन्ट्रोवर्शियल। हम लोगों ने उसमें पढ़ा था निसर्ग दत्त की किताब में, किसी भी घटना का क्या होता है कारण?
सब चीज एवरीथिंग इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, वो बोलते थे। कह रहे हैं दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, उसकी वजह कितने होते हैं? सेवरल। हैंगिंग बाई थ्रेड, मोर मैनी ऑफ देम कॉन्फ्लिक्टिंग। और बहुत बार तो जिसको आप वजह मान रहे हैं, ए मान लीजिए आप बोलते हैं कि ये कलर है ट्रांसपेरेंट, ये काला क्यों हो गया? इस काले रंग की वजह से, लेकिन उसमें काला भी वजह है और गोरा भी वजह है। कॉन्फ्लिक्टिंग रीजंस होते हैं, ऑल ऑफ देम कॉन्ट्रोवर्शियल, और सारे के सारे वजह कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड अ सब्जेक्ट फॉर सिंपल आंसर्स। वॉर क्यों होता है, बबल क्यों हो रहा है, इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। जो अभी हमने 2 दिन से वीडियो बना रहे हैं, ये बहुत समझदार आदमी है कि ये बोल रहा है कि मैं आपको साफ साफ नहीं बता सकता इसका आंसर। कोई बोल दे कि नहीं मार्क्सिस्ट की गलती है, कोई बोल दे कि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है इसलिए लड़ाई हो रही है। नहीं, इतना सिंपल आंसर नहीं है। इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड अ सब्जेक्ट फॉर सिंपल आंसर्स। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है सिंपल आंसर्स के लिए। बट लेट मी प्रपोज वन रीज़न वाई दे हैपन दैट बोथ गोज ओवरलुक्ड एंड अप्लाइज टू यू पर्सनली। लेकिन फिर भी एक एक्सप्लेनेशन है जो बहुत अच्छा है, आप प्लीज़ समझिए इसको। ये पर्सनल चीज़ है, आप पर्सनल लेवल पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स ऑफन इनोसेंटली टेक क्यूज फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स हु आर प्लेइंग अ डिफरेंट गेम दैन दे आर। कल मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था, वो इंग्लैंड में रहता है। मेरे साथ वो 6th 7th 8th में पढ़ा था, फिर 11th 12th में वो दूसरे क्लास में था। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग करने लगा वो, फिर एमटेक किया उसने, सॉफ्टवेयर से किया शायद, मुझे याद नहीं। अब वो गया इंग्लैंड, 10-20 साल हो गए उसको जॉब करते हुए। मेरे बायस में था कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, क्योंकि उसने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि मैं फेसबुक टाइप का एक वेबसाइट बना रहा हूँ फॉर मेडिकल, जहाँ डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को और फार्मा कंपनीज़ को मैं कनेक्ट करूँगा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। लेकिन करीब साल भर पहले जब मैं मोदीनगर में था, तब अचानक से उससे बात करते करते मुझे पता चला कि वो एक ट्रेडर है, ही इज़ अ डे ट्रेडर। पहली बार मुझे झटका लगा कि मैंने अज्यूम कर लिया कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, और मेरा क्लासमेट, क्लोज फ्रेंड। फिर मैं जानना चाहता हूँ उससे यार कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन क्या मैं उसको सीख सकता हूँ उससे? Investors often innocently take cues from other investors who are playing a different game than they are. हम सब इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्टर है। आप जूते में लगा रहे हैं, आप शैम्पू में लगा रही हैं, इन्वेस्ट तो सभी कर रहे हैं अपना। लेकिन आप मार्केट में जब लगाते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टर्स। लेकिन फिर भी एक इन्वेस्टर दूसरा इन्वेस्टर से काफ़ी अलग है। आजकल एक न्यूज़ आ रही थी, बहुत ख़राब न्यूज़, कि फला एक्टर, कोई फेमस रिनाउंड एक्टर था, वो ऑक्टा एफएक्स का ऐड कर रहा है, ऑक्टा एफएक्स का, जो कि गंदी चीज़ है। तो लोग जब पैसे लगाते हैं मार्केट में, वो इसलिए बिकॉज पीपल टेक क्यूज फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स हु आर प्लेइंग अ डिफरेंट गेम दैन दे आर। मतलब वो क्यूज तो ले लेते हैं, लेकिन वो दूसरी चीज की क्यूज ले लेते हैं। नहीं, बाकी लोग जो लगा रहे हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर उस चीज में लगा रहे हैं, उस चीज से इन्फ्लुएंस होकर खुद भी वही स्टेप लेने लगते हैं। जैसे देव पैसे लगा रहा है, ठीक है, और मुझे पैसे लगाने हैं। अब देव मुझे कुछ बताते हैं और मैं उसमें पैसे लगाता हूँ। देव और आप में तो बिल्कुल सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन देव जो पैसे लगा रहा है वो एक ऑनलाइन में किसी बंदे को देख रहा है, वो कुछ और गेम खेल रहा है और देव कुछ और गेम खेल रहे हैं। देव तो चाहते हैं मैं किसी तरह से अपना 5,000 रुपये इस महीने निकाल लूँ, और वो आदमी चाहता है कि मैं अपना 5 लाख रुपए किसी तरह से मार्केट में फिक्स कर दूं या कुछ और कर दूं। उसी का डिटेल्स दिया है जहाँ पर, पढ़ें। An idea exists in finance that seems innocent but has done incalculable damage. अगर कोई चीज़ खराब होती है ना तो उसको ज़रूर सुनिए ध्यान से। कहते हैं फाइनेंस में एक आइडिया है जो देखने में तो बड़ा मासूम है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इनकैलकुलेबल इतने डैमेज हुए हैं कि उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। इट्स द नोशन दैट एसेट्स हैव वन रैशनल प्राइस इन द वर्ल्ड वेयर इन्वेस्टर्स हैव डिफरेंट गोल्स एंड टाइम होराइजन्स।
आइडिया सुनिए, वो खतरनाक आइडिया क्या है? खतरनाक आइडिया ये है, एसेट्स हैव वन रैशनल प्लेस इन द वर्ल्ड, रैशनल प्राइस इन द वर्ल्ड। एसेट का एक प्राइस होता है दुनिया में, रैशनल प्राइस। जैसे ये बगल वाली प्लॉट है, उसकी कीमत कितनी है आप लोगों के हिसाब से? 1 करोड़, 3 करोड़, पता नहीं। अच्छा, कोई आदमी अगर 10 करोड़ रुपए इसका दे तो सही है? लुट जाएगा वो। अगर वो वाला आदमी 10 लाख में इसको बेचे तो सही है? 1 करोड़ भी ज़्यादा है। 1 करोड़ ज़्यादा है? कितना है आपके हिसाब से? लग रहा है कितना? अच्छा, कितना प्लॉट है, कितना एरिया कितना है? हमारा प्लॉट कितना बड़ा है? कितना है? 2000 स्क्वायर फीट, और हमने खरीदा है 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे खरीदा है। 2000 इंटू 2000 कितना हो गया? 40 लाख। हमने लिया है 4 साल पहले प्लॉट, 40 लाख का। 40 लाख का। तो अभी बगल वाला कितने का होगा? बगल वाला भी तो सेम है, बराबर है। सेम है साइज। बगल वाले का बढ़ गया क्योंकि यहाँ सेंटर भी सही गया है। नहीं, टाइम टाइम प्राइस ही बढ़ते हैं। हमने इसको लिया है 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे, और वो बोल रहा है कि मैं 5000 रुपये स्क्वायर फीट में नहीं बेचूंगा। अगर आपको 8000 रुपये स्क्वायर फीट में बेचना हो तो बताइए, खरीदना हो तो बताइए। 8 2 जा 16, 1.6 करोड़ में बोल रहा है कि आपको खरीदना हो तो बताइए। मैं क्यों खरीदूँ इतना महंगा? वो तो किस्मत की बात थी, मुझे बगल वाला प्लॉट मिल गया, वो भी मैंने 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट में लिया, वो भी 2000 रुपये। ये 8000 रुपये स्क्वायर फीट का देना है। हाँ। मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मुझे पता नहीं है। शायद मेरे पास अगर पैसे होते और मेरे लिए प्लॉट बहुत कीमती होता तो मैं ले लेता। क्यों? पहली चीज तो अफोर्ड कर पा रहे थे, और दूसरी चीज पैसे होने चाहिए। दूसरी, यूजेबिलिटी थी, अगर मेरे लिए बहुत कीमती होता तो मैं ले लेता, वो यूज था। प्लस उसके लिए मेरे पास पैसे थे। खतरनाक आइडिया क्या है? लोगों को लगता है किसी भी चीज़ का फिक्स्ड प्राइस है सबके लिए, इसलिए बहुत से लोग अच्छी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ देंगे ये सोच करके कि यार महंगा दे रहा है, और बहुत से लोग खराब प्रॉपर्टी खरीद लेंगे ये सोच करके कि ये बढ़ेगी, क्योंकि इसका रेट तो बताया, एजेंट ने बताया कि ज़्यादा हो जाएगा। चीज़ों का एक रेट नहीं होता, एसेट्स का सिंगल रेट नहीं होता। ख़ास तौर से इस दुनिया में जहाँ पर अलग अलग इन्वेस्टर्स के अलग अलग गोल्स हैं, जो आदमी इस प्लॉट को लेगा और यहाँ पर अपना घर बनाएगा वो लॉस करेगा। मैं जाऊँ मेन रोड पे युवराज पैलेस के पास और उसको बोलूँ मुझे 5 करोड़ का एक जगह दो और मैं यहाँ पर घर बनाना चाहता हूँ, तो गलत है। मेरा गोल वहाँ होना चाहिए एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाना। एंड टाइम होराइजन, अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है और उसको मुझे तुरंत, उसको बोलते हैं अपने पैसे को डबल करना है, अभी लिया 6 महीने में बेचना है, तो अलग टाइम होराइजन है। और अगर कोई कहता है नहीं मुझे इस प्रॉपर्टी को 20 साल तक रखना है, तो अलग टाइम होराइजन है। तो जो 20 साल तक रखेगा उसके लिए उस प्रॉपर्टी की कीमत अलग होगी, जो 1 साल में खरीद बेच देगा उसके लिए अलग कीमत होगी। इस प्रॉपर्टी के साथ हमारे साथ हुआ भी। हमने जब लिया तो बहुत लालच भी आया था मुझे, 45 लाख तक मेरा पूरा खर्चा आया था, एजेंट को दे करके, रजिस्ट्री को खर्चा करके, सब कुछ। उसके तुरंत 15 दिन बाद जिस बंदे ने हमको बेचा था, ये एजेंट था एक, उसने कहा हम आपको 2500 रुपये स्क्वायर फीट में खरीद लेंगे आपसे। तो 500 रुपये पर 2000 कितना हो गया? 2500। 2000 इंटू 500, 5 2 10। कितना पैसा कमाऊंगा मैं? 10 लाख रुपए में ऐसे कमा सकता था 15 दिन के अंदर। फिर मैंने कहा लेकिन हमको घर बनाना है। बोलते हम आपको घर के लिए एक दूसरी प्लॉट दिखा देंगे 8000 रुपये स्क्वायर फीट में, वहाँ पर आपका सेंटर भी बन जाएगा, मेन रोड पे है। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मना कर दिया। ज़रूर उसको भी कोई ना कोई बंदा मिल रहा होगा जो उसकी कीमत 2500 से भी ज़्यादा दे रहा होगा। चीज़ों की फिक्स्ड एसेट नहीं, एसेट्स की रैशनल प्राइस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल होता है और अलग अलग टाइम होराइजन होता है।
इसलिए जब भी कोई सामान आपको दिखे तुरंत कूद मत पड़िए, कितने का है रे, इतने का, ले लो। या कोई सामान आपको लग रहा है कि ये अच्छा है लेकिन मेरे बजट के हिसाब से नहीं है तो मैं इसके बारे में सोचूंगा भी नहीं, ऐसा भी मत करिए। समझ में आया खतरनाक आइडिया क्या है कि चीज़ों का वन रैशनल प्राइस नहीं होता, कोई एक फिक्स ओपिनियन नहीं बनाना, अपना ओपिनियन चेंज करते रहना। आस्क योर सेल्फ हाउ मच शुड यू पे फॉर गूगल स्टॉक टुडे। अपने आप से पूछिए, अगर आप स्टॉक में हैं तो गूगल स्टॉक के लिए मैं कितना पैसा दूंगा। आंसर डिपेंड्स अपॉन हु यू आर, और इसका आंसर डिपेंड करता है कि आप कौन हैं। डू यू हैव 30 ईयर्स टाइम होराइजन, कि आपके पास 30 साल तक उस गूगल के स्टॉक को रखने के लिए टाइम है। देन द स्मार्ट प्राइस टू पे इन्वॉल्व्स अ सोबर एनालिसिस ऑफ गूगल्स डिस्काउंटेड कैश फ्लो ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। तो समझदारी से आपको अगर स्टॉक की प्राइस समझनी है तो सुनिए, बहुत अच्छा आंसर दिया इसने। गूगल का डिस्काउंटेड कैश फ्लो को देखो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या है मुझे पता नहीं। एनालिसिस ऑफ गूगल्स डिस्काउंटेड कैश फ्लो, अच्छा जो कैश फ्लो आता है उसमें से डिस्काउंट कर दो, खर्चे वर्चे निकाल दो, जो पैसा बचा उसको अगले 30 साल तक में देखो, और फिर देखो कि क्या ये स्टॉक जो बढ़ रहा है गूगल का अगले 30 साल में बड़ी ज़्यादा कमाएगा कि कम कमाएगा। आज मान लो 1000 रुपये का गूगल का स्टॉक है और वो अपने खर्चे वर्चे करके काफ़ी पैसे बचा लेता है, और अगले 30 साल में वो इतने पैसे बचा लेगा कि उसका 1000 का जो स्टॉक है वो 10,000 का हो जाएगा। तो ठीक है, मुझे 1000 का लेना चाहिए, मेरे पास 30 साल है, ठीक है। तो पहला वाला आदमी वो है जिसके पास 30 साल है। आर यू लुकिंग टू कैश आउट? हाँ, ये अलग अलग लोगों के बारे में बता रहा है। सबसे पहला वाला आदमी वो है जिसका टाइम होराइजन 30 साल है। दूसरा आदमी वो है जिसके पास 10 साल है। आर यू लुकिंग टू कैश आउट विद इन 10 ईयर्स? अगर आप बोलते हैं मुझे गूगल खरीदना है, कुछ स्टॉक खरीदना है, तो आप क्या 10 साल में खरीदना? 10 साल का टाइम है आपके पास, ये 10 साल में बूढ़ा होकर मर जाऊंगा, इसलिए मुझे 10 साल के अंदर अंदर उसको खरीद कर बढ़ाकर फिर बेचना है। Then the price to pay can be figured out by analysis of tech industry potential over the next decade, whether Google management can execute on its vision or not. दूसरा आदमी वो है जो 10 साल में अपने पैसे को खाली करना चाहता है। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको गूगल का स्टॉक के बारे में नहीं बहुत स्टडी करना है, वो तो करेगा ठीक है, लेकिन उसको इंडस्ट्री को देखना है। जैसे अभी गूगल को वन ऑफ द बिगेस्ट झटका लगा है। जिस इंडस्ट्री में गूगल वॉज चैम्पियन, सपोज टू बी चैम्पियन, AI, उसमें गूगल को हरा दिया है। किसने? ओपन AI ने। सबके लिए सरप्राइज था ये, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, शायद इनसाइडर्स लोग जानते हो। तो कह रहे हैं अगर आप 10 साल के अंदर अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जिस इंडस्ट्री में आप पैसा लगा रहे हैं उसमें गूगल सही तरीके से आगे बढ़ पाती है कि नहीं बढ़ पाती, 10 साल वाले के लिए। तीसरा आदमी, आर यू लुकिंग टू सेल विद इन 1 ईयर? क्या आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को खाली करना चाहते हैं? गूगल का स्टॉक खरीद करके फटाफट 1 साल बाद बेच देंगे? देन पे अटेंशन टू गूगल्स करंट प्रोडक्ट सेल्स साइकिल एंड वेदर यू विल हैव अ बेयर मार्केट। और 2 चीज़ें फिर आप देखिए। पहला कि गूगल जब कोई प्रोडक्ट बेच रहा है अपना, तो कितनी जल्दी जल्दी अपने प्रोडक्ट बेच रहा है। करंट प्रोडक्ट सेल साइकिल, एक प्रोडक्ट बनाया और फटाफट उसको बेचा, फिर दूसरा बनाया फिर बेचा, इसको बोलते हैं सेल साइकिल। क्या चीज़, क्या बोलते हैं, कौन सा? जितना आपने खरीदा और फटाफट उसको बेच दिया जाता है। खरीदा और फटाफट बेच दिया, इसको सेल साइकिल कहते हैं। स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं। गूगल का करंट प्रोडक्ट सेल साइकिल, ये क्या है? अभी क्या प्रोडक्ट है और कैसे क्या बिक्री हो रही है, कितना कमाई हो रही है। हमारे पास अभी रिम्पी स्कैन में अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, तो जो जो प्रोडक्ट बन बन के बिक रहा है उसको बोलते हैं गूगल का प्रोडक्ट सेल साइकिल। अगर गूगल में 10 प्रोडक्ट बन रहे हैं और फटाफट बिक रहे हैं, इसका मतलब उसका सेल साइकिल अच्छा है। और प्लस दूसरा चीज़, वेदर वी विल हैव अ बेयर मार्केट। बेयर मार्केट कौन सा होता है? पक्का जहाँ शेयर प्राइसेस गिरते हैं। बुल, सुनिए, बुल मतलब जो खींच कर ऊपर ले जाता है। इसलिए स्टॉक मार्केट के बाहर जो फोटो है वो बुल की है, बेयर की नहीं है। बेयर तो गिराता है। तो अगर स्टॉक गिरने वाला है और इसका सेल साइकिल अच्छा है तो आप पैसा लगा लो और 1 साल के अंदर खाली कर दोगे, अच्छा स्टॉक बढ़ेगा। बिकॉज खराब मार्केट में भी अच्छी कंपनीज का रेट गिरता नहीं है। ये 1 साल वाले को स्टडी करना पड़ेगा। तीसरा,
जो मेरा दोस्त है, आर यू अ डे ट्रेडर? चौथा, सॉरी चौथा, क्या आप डे ट्रेडर हैं? देन द स्मार्ट प्राइस टू पे इज हु केयर्स। तब कितना पैसा देंगे आप स्टॉक के लिए, गूगल के स्टॉक के लिए? क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों? मैं 1 लाख का खरीद लूँगा, 1.25 लाख का बेच दूंगा, निकल जाएगा, जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्क्वीज अ फ्यू बक्स आउट ऑफ वॉट एवर हैपन्स बिटवीन नाउ एंड लंच टाइम विच कैन बी अकम्प्लिश्ड एट एनी प्राइस। ये आप सब लोग करते हैं। आप सब लोग डे ट्रेडर तो नहीं है, बट डे एंजॉयर हैं अपने टाइम के। किस चीज़ में मज़ा आता है? वो काम की चीज़ है कि बिना किसी वैल्यू की चीज़ है? हु केयर्स। अगर मुझे 1 घंटे के लिए मज़ा मिलने को तैयार है किसी भी चीज़ में तो मैं करता हूँ। 4 टाइप के लोग हो गए, ये होते होंगे। देखो मॉर्गन हाउसल ने हम लोगों को खाली ये नहीं बता दिया कि 4 टाइप के लोग होते हैं, उसने ये बताया कि 4 टाइप के लोग होते हैं जिसमें कि आप भी हो सकते हैं। आप डे ट्रेडर भी हो सकते हैं। यूजुअली डे ट्रेडर उनको होना चाहिए जो बहुत अमीर हैं। वो एक दिन में अपना 10 लाख रुपए लगाते हैं, उसमें से 50,000 निकाल लिया तो ठीक है, 10,000 लगा दिया, अगर 50,000 डूब भी गया तो भी उनको दिक्कत नहीं है, अब कल निकाल लेंगे, फिर परसों निकाल लेंगे। बहुत अमीर लोग होते हैं। और वहीं पर जो लोग 30 साल वाले होराइजन वाले हैं वो लोग वॉरेन बफेट जैसे लोग हैं। और बीच में भी लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं, 1 साल में पैसा निकालना चाहते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत से लोग हैं जो 1 साल में, पापा बता रहे थे, 1 साल के अंदर अगर आपने पैसा निकाल लिया तो आपको उसमें कुछ फ़ाइन पड़ता है। म्यूचुअल फंड में उसका कुछ लॉक इन पीरियड होता है। तो 4 टाइप के लोग होते हैं। इसी चारों में एक आदमी दूसरे से क्यूज लेता है। मान लो, अब देखिए आगे, when investors have different goals and time horizon and they would do in every asset class, prices that look ridiculous to one person can make sense to another because the factors those investors pay attention to are different। मतलब बताओ। मतलब है जब सभी इन्वेस्टर्स के अलग अलग गोल्स हैं और टाइम होराइजन हैं। और जब वो मतलब जब भी मान लो मैं डे ट्रेडर हूँ, when they do in every asset class, मतलब सारे स्टॉक्स को खरीदते हैं। मतलब अगर मान लो मैं डे ट्रेडर हूँ और आज मैंने 30 लाख का एक शेयर खरीद, मतलब एक शेयर में पैसे, मतलब एक कंपनी में पैसे लगाए हैं, तो आपको वो बहुत रिडिकुलस लगेगा, लेकिन मेरे लिए अलग है क्योंकि मेरे गोल्स अलग हैं और मेरा टाइम होराइजन अलग है। चलो गरिमा समझाओ, आप क्या समझे? शीश कुछ समझे? आप कुछ समझे? When investors have different goals and time horizon, मतलब 4 लोग हैं, चारों का अलग अलग टाइम होराइजन क्या था? कितने समय तक वो अपने पास रखेंगे? चारों का अलग अलग टाइम क्या था? होराइजन, टाइम होराइजन था क्या? सबसे नीचे वाले 4th वाले का क्या टाइम होराइजन था? 1 दिन के अंदर उसको पैसा कमाना है। दूसरे को 1 साल में, तीसरे को, चौथे को, 30 साल। जो 1 दिन वाला था वो क्या फ़र्क पड़ता है वाला था। और क्या फ़र्क पड़ता है टाइम के लिए नहीं था, क्या फ़र्क पड़ता है प्राइस के लिए था, किसी स्टॉक का प्राइस के लिए। तो 4 अलग अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए, एकदम सिंपल भाषा में। गरिमा गई किसी दुकान में, या बड़ी मम्मी और मैं गए किसी दुकान में कपड़ा खरीदने के लिए, और वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत लड़की आई जिसको हम पहचानते नहीं हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरत सी है। और किसी एक ख़ास कपड़े के ब्रांड में उसने कहा मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। हमको लगा यार ये कैसे वो मांग रही, ज़रूर अच्छा होगा। और वो सेल्स में, वो कपड़ा सेल पे है 20,000 रुपये का, लेकिन इस समय 80% डिस्काउंट चल रहा है। तो 20,000 का 80% डिस्काउंट में कितने का पड़ेगा? 4,000 का। तो लूट है। हम 4,000 का उठा के ले आए। बाद में पता चलता है वो औरत कौन थी? फिल्म स्टार थी कोई। और कपड़ा क्यों खरीद रही थी? क्योंकि उस कपड़े को पहनकर जब जाएगी और एक्टिंग करेगी किसी स्टेज शो पे, तो उसके लिए उसको 20 लाख रुपए मिलने वाले थे। तो उसने 4,000 का कपड़ा खरीद लिया। और हमने क्यों खरीदा? क्योंकि हमने उसको देखा, सस्ता नहीं था, हमने उससे क्यूज लिया। यही हम क्यूज लेते हैं जब हम एड्स देखते हैं। मैं आजकल नहाता हूँ, बालों में क्या लगाता हूँ? तेल। पसीना बहुत होता है, यहाँ पर आर्मपिट्स में भी बदबू आती है। पता है क्या लगाता हूँ? तेल लगाता हूँ, क्योंकि जब बालों में तेल लगा करके पूरे दिन भर अच्छे से खुशबू आती है तो यहाँ पर क्यों नहीं रहेगी?
मैं देख रहा हूँ बदबू नहीं आ रही, ये मैंने नई चीज़ डिस्कवर की है। पाउडर लगाता तो प्रचार वालों से ऐड को देख करके मैं क्यूज़ लेता। ये मतलब इट्स अ पर्सनल थिंग, ये तो हर आदमी अपने हिसाब से करेगा, लेकिन सेम चीज़ मैं करता हूँ जब मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ या कहीं पर पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जब इन्वेस्टर्स अलग अलग गोल के साथ और अलग अलग टाइम होराइजन के साथ में इन्वेस्ट करते हैं एंड दे डू इन एवरी एसेट क्लास, और ये चीज़ वो हर एक एसेट क्लास में करते हैं, मतलब स्टॉक्स में करते हैं और बॉन्ड्स में करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हैं, अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उन सब में करते हैं। प्राइसेस दैट लुक रेडिकुलस टू वन पर्सन कैन मेक सेंस टू अनदर। एक आदमी को जो लगेगा बहुत सस्ता है, दूसरे को लगेगा बहुत महंगा है। मुझे याद है हम लोग जब नागपुर में थे तो बागड़ी जी के घर पे थे, तो नैन्सी ठक्कर आई थी अपनी मम्मी के साथ में, और आपको पता है शाम को कहाँ गई थी? वहाँ हमारे घर पे आने से पहले कहाँ गई थी? वो कोई लोकल मार्केट में गई थी जिसमें से करीब 10,000 रुपये की उसने शॉपिंग की थी। और पता है क्यों? यहाँ नहीं अच्छे कपड़े। कि उसकी कोई शॉप थी उसमें महंगा बेचेगी। उनकी दुकान थी जहाँ पर वो महंगा महंगा इसको बेचती, बताया उन्होंने। इसलिए जो भी प्राइस वो खरीद रही थी वो हो सकता है मेरे लिए बहुत महंगा हो, लेकिन उनके लिए तो सस्ता है, क्योंकि उसको जाकर के बम्बई में बड़े बड़े लोगों को बेचेंगे और महंगा करके। तो वही कह रहे हैं, व्हाट लुक्स प्राइस दैट लुक्स रेडिकुलस टू वन, आपको लगेगा अरे इतना महंगा, दूसरे को लगेगा बहुत सस्ता। इसलिए जब आप बोलते हैं कि मेरे दोस्तों को के पास 5,000 रुपये का जूता है, तो आप ये नहीं देख पाते कि उनके दोस्त के पेरेंट्स 50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और उनके पास अकाउंट में 5 लाख रुपए महीना पहुंचा रहता है। टेक द .com बबल इन 1990s। इसको समझने के लिए .com बबल को हम लेते हैं 1990s की। पीपल कैन लुक एट याहू स्टॉक इन 1990 एंड से दैट वाज क्रेजी, अ जिलियन टाइम्स रेवेन्यू, वैल्यूएशन मेड नो सेंस। कभी अगर हमारे पास मौका मिला तो हम लोग बनाएंगे पावर लॉ, उसमें याहू के बारे में बताया गया है, गूगल में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। पावर लॉ, सेबेस्टियन मैलेबी, इसका नाम हमने क्या रखा था कोर्स का? वेंचर कैपिटलिज्म। फिर हमने बंद कर दिया उसको। तो उसमें याहू के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। कहते हैं 1999 में दैट वाज क्रेजी, अ जिलियन टाइम्स रेवेन्यू। जितना रेवेन्यू था कंपनी में, जितना पैसे थे, उससे कहीं ज़्यादा उसकी वैल्यूएशन थी। कंपनी में पैसे आ रहे हैं 1 करोड़ रुपए साल के, और उसकी कीमत है 100 करोड़ रुपए। ये तो बकवास है। द वैल्यूएशन मेड नो सेंस। इतना महंगा कोई चीज़, इसका कोई मतलब नहीं बनता। बट मैनी इन्वेस्टर्स हु ओन्ड याहू स्टॉक इन 1999 had time horizon so short that it made sense for them to pay a ridiculous price. A day trader could accomplish what they need whether Yahoo was $5 at a share or $500 a share, as long as it moved in the right direction that day, and it did for years. कहते हैं पता है किसने खरीदा था याहू के शेयर्स? याहू के पास बहुत पैसे नहीं थे, याहू डूब रही थी, लेकिन एक डे ट्रेडर के लिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वो अपना ढेर सारा पैसा लगाएगा और याहू ज़रा सा ऊपर गया, उसने पैसा कमा लिया। फिर पैसा लगाया, ज़रा सा ऊपर गया, कमा लिया। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि याहू का स्टॉक $5 का है कि $500 का, बस थोड़ा बढ़ता रहे और जिस साइड में चाहता हूँ उस साइड बढ़ता रहे। उसको इससे मतलब ही नहीं है कि याहू के पास कितने पैसे हैं, उसकी असल कीमत कितनी है। एंड इट डिड फॉर ईयर्स। और ऐसा होता रहा, याहू के साथ बहुत साल तक होता रहा। याहू का स्टॉक बिना किसी रेवेन्यू के बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। अब एक आयरन रूल बता रहे हैं। हमने कम से कम 2 रूल आज लेके जाइए अपने साथ। पहला रूल क्या था? मतलब पहला वाला, फिक्स ओपिनियन है, देखिए। वेरी गुड, फिक्स्ड ओपिनियन नहीं था, ओपिनियन नहीं था। ये था कि मान लो आपने कोई गलती करी, उसके बाद जब अब वापस पीछे देखना है तो हम लोग किसी और को फिंगर पॉइंट ना करके ब्लेम ना करें। तो वो तो दूसरी चीज़ थी। हाँ, वो भी एक पॉइंट याद सीखने वाली थी। फिक्स प्राइस नहीं होता है। हाँ, किसी भी एसेट क्लास का फिक्स प्राइस नहीं होता है, खास तौर से ऐसी दुनिया में जहाँ पर टाइम होराइजन अलग है और अलग लोगों का गोल्स अलग है। दूसरा, आयरन रूल ऑफ फाइनेंस। आयरन रूल मतलब ऐसा रूल जो तोड़ा नहीं जाता। दैट मनी चेजेस रिटर्न्स टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट दैट इट कैन। क्या लिखा है भैया? आयरन रूल ऑफ फाइनेंस इज दैट मनी चेजेस रिटर्न्स टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट दैट इट कैन। मनी चेजेस रिटर्न्स मतलब मनी क्या करता है? पीछा करता है।
किसका? रिटर्न्स का। रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट का। टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इट कैन, मतलब जितना हो सकता है पैसा अपने आप कमाना चाहता है, कमाना चाहता है, कमाना चाहता है। आप पैसा लगाइए, वो बढ़ना चाहता है। ये आयरन रूल है, पैसा हमेशा बढ़ना चाहता है। अच्छा, कैसे आयरन रूल है भैया? इफ एन एसेट हैज मोमेंटम, इट्स बीन मूविंग कंसिस्टेंटली अप फॉर पीरियड ऑफ टाइम, इट्स नॉट क्रेजी फॉर अ शॉर्ट ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स टू अज्यूम इट विल कीप मूविंग अप। अच्छा, एक नई कंपनी है, पिछले 10 साल में आई है, स्पेशली जब से मोदी आए हैं पावर में तब से। उस कंपनी के पास इस देश के कम से कम 2 एयरपोर्ट तो मेरे सामने ही हैं। लखनऊ एयरपोर्ट वही चलाता है और बम्बई का एयरपोर्ट भी वही चलाता है। कौन? अडानी। प्लस अडानी का नाम हमने वहाँ पर भी सुना, जैसलमेर में, पता नहीं कहाँ कहाँ सुना। इस समय वन ऑफ द रिचेस्ट मैन हो गया अडानी। और अभी रिसेंटली हिंडनबर्ग के साथ जो बातचीत उसकी हुई है, अडानी को, मतलब अडानी को नहीं, हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पब्लिक कर दी। और हिंडनबर्ग एक कंपनी है जो फॉरेन में है, इंडिया में नहीं हो, उसको सेबी ने, सेबी कौन? गवर्नमेंट का जो, जैसे पुलिस में CBI होती है, ऐसे ही बिजनेस में सेबी होती है। सेबी जाकर के हिंडनबर्ग से बोल रही है कि तुम हमारी कंपनी, हमारी देश की कंपनी के चक्कर में क्यों पड़े हो, तुम गलत गलत रिपोर्ट क्यों बता रहे हो। और सेबी बोल रहा है, और वो हिंडनबर्ग बोल रहा है जो हमने बताया है सब कुछ सही है, एक एक बात सही है। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि इसमें इनकी ढेर सारी शैम कंपनीज हैं, शेल कंपनीज हैं, किनकी शेल कंपनी है? अडानी की। वो पैसा वहाँ से लेते हैं और बोलते हैं कि हमने इस कंपनी से ये सामान खरीदा और इसको पैसे दे दिए। और वो कंपनी कौन है? किसकी है? उनके भाई की है। और क्या सामान लिया? कुछ नहीं लिया। और ऐसे करते करते उनके स्टॉक मार्केट में रेट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो जो लोग भी अडानी के पैसे से अपना पैसा कमा रहे हैं, स्टॉक से अपना पैसा कमा रहे हैं, वो खुश हैं भाई। चाहे उनके पास पैसे हों चाहे ना हो, वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं चाहे ना कर रहे हैं, हम तो पैसा कमा रहे हैं। आयरन रूल, इफ एन एसेट हैज मोमेंटम, आयरन रूल ये है कि अगर किसी एसेट में मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब जो प्राइस बढ़ रहा है, गड़गड़ 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 ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अडानी का नाम तो आप लोग सुनते ही होंगे, अंबानी का भी नाम सुनते होंगे। आजकल अडानी का नाम ज़्यादा आता है कि अंबानी का? अंबानी का ज्यादा, उसकी बेटी की शादी हो रही उसके बेटे की शादी हो रही है। है। अंबानी के पहले तो उसी का ही नाम था क्योंकि वो एयरपोर्ट ले रहा था ना ढेर सारे। एसेट हैज मोमेंटम, मोमेंटम मतलब किसी चीज में कैपेबिलिटी है जब वो नहीं, यहाँ पर मोमेंटम अलग है। उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। मोमेंटम मतलब जैसे स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक है, वो 100 रुपये का है, अगले दिन 100 रुपये का, 101 रुपये का, 100 रुपये का, 101.1, 199, 101.1, 199, यहीं चल रहा है, यहीं है, यहीं है, यहीं है, यहीं। इसका मतलब इसमें मोमेंटम नहीं है। 100 रुपये का है, 102 हुआ कल, 103 हुआ, 105 हो गया, 110 हो गया, 125 हो गया, ये है मोमेंटम। इफ एन एसेट हैज मोमेंटम, इट्स बीन मूविंग कॉन्स्टेंटली अप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है काफी समय से, टाइम। इट्स नॉट क्रेजी फॉर अ ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स टू अज्यूम दैट इट विल कीप मूविंग। तो जो लोग भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो एक दिन में अपना पैसा निकालना चाहते हैं, बोलते हैं अरे बॉस ये ऊपर जा रहा है, उनको लगता है कोई घोड़ा है दौड़ रहा है, पैसा लगा दो, कल भी ऊपर ही जाएगा, कल भी ऊपर ही जाएगा, कल भी ऊपर जाएगा, ले लो ले लो। बहुत मुश्किल चीज़ आपको समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि बबल्स कैसे होते हैं। डे ट्रेडर्स में इन्वेस्ट क्यों करते हैं किसी स्टॉक में? उनको उससे मतलब नहीं है कि उनके पास कंपनी में कैसा कितना पैसा है, क्योंकि मोमेंटम ऐसा है। क्योंकि वो घूम रहा है। कोई भी घूमती हुई चीज़ अच्छे ऊपर जाती हुई कंपनी में वो पैसा लगा देंगे। अच्छा, नॉट इनडेफिनेटली, जस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दे नीड इट टू। और ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं करते। उनको पता है कि एक आध महीने के अंदर में ये बिजनेस खत्म हो जाएगा, तो फटाफट उसमें पैसा डालो और पैसा निकालो। मोमेंटम अट्रैक्ट्स शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इन रीजनेबल वे। तो जब भी मार्केट में किसी भी कंपनी के पास मोमेंटम आता है, ऐसे हम लोगों के पता है वीडियोस में क्या होता है, अगर कोई एक वीडियो वायरल हो गया, मान लो वायरल मतलब हमारे हिसाब से हम लोग के लिए अगर 20,000 30,000 व्यूज़ आ गए, तो अचानक से उसके नीचे लोग अपना लिंक डालना शुरू कर देते हैं। किसी ने वीडियो बनाया और नीचे में लिंक डालना शुरू कर दिया। जैसे हम लोगों ने बनाया था अभी रिसेंटली, कोई प्राणायाम के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसके 1 लाख या 1.5 लाख व्यूज़ हो चुके। तो लोग नीचे कमेंट करेंगे कि सर हमने भी प्राणायाम पर एक वीडियो बनाया है, प्लीज़ इसको देखिए।
तो इस उस वीडियो के नीचे इसको क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उस वीडियो में क्या है? मोमेंटम है। मोमेंटम अट्रैक्ट्स शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इन रीजनेबल वे। तो जब भी किसी स्टॉक में मोमेंटम होता है तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को, मेरा दोस्त शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, उसका नाम परीक्षित राव है, और वो अट्रैक्ट होता है रीजनेबल वे से। मतलब उनको अट्रैक्ट होना ही है, बिकॉज उनको एक दिन में पैसा कमाना है अपने पैसे से, उनका यही धंधा है। दैट देन इट्स ऑफ टू द रेसेस, इट्स ऑफ टू द रेसेस। और जब उसने पैसा निकाल लिया उसके बाद बोलेगा भैया तुम लोग रेस खेलो, हम जा रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई बहुत शातिर जुआरी, भगवान कृष्ण ऐसे ही जुआरी थे, दिखा रहे थे एक बार कहीं किसी फिल्म में दिखाया था कि कृष्ण भगवान जुआ खेल रहे थे। उन्होंने जुआ, मतलब कोई और जुआ खेल रहा था, वो गए थे ऐसे ही उसको बचाने के लिए। वो आदमी हार रहा था, फिर कृष्ण गए वहाँ जुआ खेला और सारा पैसा जीत करके उसको उसका पैसा दिया, अपना खुद का अपना पैसा रखा, वहाँ से निकल गए। बोलते अरे और खेलिए, बोलते हैं मैं तो अपना काम करने आया था। ऐसे ये लोग भी हैं, जुआ चल रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, मैंने अपना पैसा निकाल लिया, मेरा काम हो गया, देन इट्स ऑफ टू द रेसेस, फिर वहाँ से हट जाते हैं। ऑफ मतलब हम इस रेस के लिए ऑफ हैं, अब हम और नहीं खेलेंगे इसमें। बबल्स फॉर्म व्हेन द मोमेंटम ऑफ शॉर्ट टर्म रिटर्न्स अट्रैक्ट इनफ मनी that makeup of investors shift from mostly long term to mostly short term. मुश्किल चीज़ है, सुनिए समझिए। बबल्स फॉर्म मतलब अब इसी बबल्स बनते हैं व्हेन मोमेंटम ऑफ शॉर्ट टर्म रिटर्न्स अट्रैक्ट इनफ मनी। जब क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में मैं एक आदमी हूँ, मेरे जैसे कम से कम 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए कि यार यही वाला स्टॉक खरीदना है। इट अट्रैक्ट्स शॉर्ट टर्म सॉरी हाँ when the momentum of short-term returns attracts enough money that makeup of investors shift from many long-term to mostly short-term. नहीं समझे? लॉन्ग टर्म चले जाते हैं, शॉर्ट टर्म रह जाते हैं। Makeup of investors shift from mostly long-term to mostly short-term. जो ज्यादातर पहले लंबे समय तक के लगाते थे, अगर ऐसा हो जाए कि अचानक किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ जाए, खूब सारे लोग रहते हैं जो शॉर्ट टर्म डेली, जैसे जो डे ट्रेडर्स हैं, हमने डिसाइड करा कि इस स्टॉक पे लगाएंगे, तो इससे ज़्यादा चांसेस ये होते कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म बन जाए। नहीं, 2 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कौन होता है? डे ट्रेडर। आज लगाया कल निकाल लिया, और चलो 1 आध महीने में निकाल लिया, वो भी शॉर्ट टर्म ही है। और लॉन्ग टर्म कौन है? कम से कम 10 साल 20 साल, ऐसे लोग लॉन्ग टर्म वाले हैं। लेकिन एक स्टॉक में ऊपर जा रहा है, कभी गिर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, और मैं हूँ लॉन्ग टर्म ट्रेडर। मतलब मैंने उस स्टॉक को लिया है कि मैं इसको रखूँगा, मैं 20 साल तक रखूँगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। यार मुझे इसको नहीं रखना चाहिए, ये खतरनाक है। मेकअप ऑफ इन्वेस्टर्स शिफ्ट फ्रॉम मोस्टली लॉन्ग टर्म टू मोस्टली शॉर्ट टर्म। तो जो लोग इन्वेस्टर से लॉन्ग टर्म के, उनका मेकअप बदल जाता है। वो जो हमेशा मोस्टली लॉन्ग टर्म थे वो मोस्टली शॉर्ट टर्म हो जाते हैं। मतलब जो लोग नहीं बेचना चाहते थे वो भी बेचना शुरू कर देते हैं। अब एक किसी एसेट को अगर कोई बेचेगा तो उसकी कीमत उठेगी कि गिरेगी? अगर ज़्यादा लोग बेच रहे हैं तो गिरेगी। देन दैट प्रोसेस फीड्स ऑन इटसेल्फ। फिर ये प्रोसेस अपने आप चलने लगता है, खुद ही चलने लगता है। फीड्स ऑन इटसेल्फ कि ढेर सारे लोग उसको, ये 10 लोग हैं जो बेच रहे हैं, उन 10 को देख करके हम 10 हैं जो हम नहीं बेचना चाहते थे बट हम भी बेच रहे हैं। फिर हमको देख करके और 100 लोग हैं जो नहीं बेचना चाहते थे वो बेच रहे हैं। फिर उनको 100 को देख करके 1000 लोग हैं जो बिल्कुल नहीं बेचना चाहते थे लेकिन वो बेच रहे हैं। इसको बोलते हैं विशियस साइकिल, या तो द प्रोसेस फीड्स ऑन इटसेल्फ, वो अपने आप ही चलता रहता है। As traders push up short-term returns, they attract even more traders. As traders push up short-term returns, traders पता है बहुत चालाक होते हैं। हमने पढ़ा था इसमें 10 commandments of business में, business failures बताते हैं कि जानबूझ के जहाँ पर पूरे साल का रिटर्न्स दिखाना चाहिए, ये लोग जबरदस्ती मंथली रिटर्न्स दिखाना शुरू कर देते हैं ताकि स्टॉक मार्केट में उसका रेट बढ़ जाए। यही चीज़ हर्षद मेहता करता था कि किसी स्टॉक की रेट नहीं बढ़ रही है तो जबरदस्ती बढ़ाता था मार्केट में।
एज ट्रेडर्स पुश अप शॉर्ट टर्म, जैसे जैसे ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म को धक्का मार के ऊपर उठाते हैं, दे अट्रैक्ट इवन मोर ट्रेडर्स, तो और ज़्यादा वो बोलते हैं यार ये बढ़ रहा है और मैं क्या पागल की तरह बैठा हुआ हूँ, मुझे खरीदना चाहिए, अच्छा स्टॉक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं स्टॉक में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, फिर मेरे पापा आए बोले यार सब लोग खरीद रहे हैं तुम भी खरीदो स्टॉक को। मैं बोला ठीक है खरीद लो, पापा बोल रहे हैं भाई, जबकि मैं तो इन्वेस्टर हूँ ही नहीं। It attracts more traders before long, and it often doesn't take long. The dominant market price shatters. Dominant market price setters with the most authority are those with shorter time horizon. भाई साहब, किसी भी प्रॉपर्टी की या किसी भी स्टॉक की कीमत ऐसा नहीं होता कि होती है या नहीं होती, लोग कीमत सेट करते हैं। मैं गया था पिछले 2 साल पहले, इसको ले लिया था 2 साल पहले, मैंने कहा यार मेन रोड पे कोई प्लॉट दिखाओ ताकि मैं अपना रेडमी स्कैन उस पर खोल सकूं। इस कीमत पे, जिस कीमत पे हमने ये लिया 2000 रुपये स्क्वायर फीट पे, 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे मुझे मिल रहा था मेन रोड पे, कब? 2012 में। 2012 में कितने साल हो गए? 12 साल पहले मैंने नहीं लिया। उसी में LG की शॉप खुली हुई है, मेरे पास पैसे थे भी नहीं, पापा बोले थे ले लो, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं लूँगा। 2 साल पहले मैंने मेन रोड पे युवराज पैलेस के बगल में एक छोटी सी प्लॉट है वो देखा, तो वो मिली थी 10,000 रुपये स्क्वायर फीट में, मतलब 2000 रुपये, 2000 की 10,000 कितने में मिलेगी? 2 CR, 2 करोड़ का। मेरी औकात नहीं थी, लेकिन वो 2000 की, ये 10,000 का, ये कैसे लोग 1000 10,000 होता कैसे डिसाइड करते हैं? देयर आर प्राइस सेटर्स, लोग ना प्राइस सेट करते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में चीज़ों की प्राइस एक्चुअली सेट होनी चाहिए, वो कितना कमा रहा है उस हिसाब से, कोई कंपनी कितना कमा रही है। लेकिन प्राइस सेटर कौन लोग होते हैं? डोमिनेंट मार्केट प्राइस सेटर्स विथ मोस्ट अथॉरिटी आर दोज विथ शॉर्ट टर्म होराइजंस। मतलब जो जल्दी कमाते हैं पैसे, जो डे ट्रेडिंग करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं मार्केट को कि जैसे कौन सा बढ़ पाएगा और कौन सा घट पाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि YouTube ने आपसे पैसे लिए और आपको व्यूज़ दिए। डे ट्रेडर्स करते हैं, बोलते हैं यार ये कीमत, ये तो स्टॉक बहुत, अभी ये 5,000 का है, ये तो 25,000 पहुंचेगा, ले लो। तो ये कौन सेट कर रहा है? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। और वो भी पीपल विथ मोस्ट अथॉरिटी, उनको सुनने पर लगता है यार ये तो अपना हर्षद मेहता बोल रहा है या ये आदमी बोल रहा है। Bubbles aren't so much about valuation rising. That's just a symptom of something else. Time horizon shrinking as more short-term traders enter the playing field. मुझे पता है बहुत मुश्किल है आज की क्लास, क्योंकि हमारा ज़ीरो एक्सपीरियंस है सब चीज़ों में। कह रहे हैं bubble aren't so much about valuation rising. बबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि चीज़ों की रेट बढ़ रही है। That is just a symptom of something else. ये तो खाली एक सिम्टम है, जैसे कोई बीमारी होती है, पेट दर्द हो रहा है तो अंदर में कोई और बीमारी होती है तो सिम्टम आता है। ऐसे ही कंपनीज की वैल्यूएशन बढ़ती है, वो किसी और वजह से होती है। टाइम होराइजन श्रिंकिंग एज मोर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंटर द प्लेइंग फील्ड। जब किसी स्टॉक में, किसी इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हट करके शॉर्ट टर्म घुस जाते हैं, ऐसे समझिए जैसे कि भेड़िए घुस गए ढेर सारे, तो भेड़िए खा जाएंगे। ऐसे ही ये जो शॉर्ट टर्म घुस जाते हैं वो लोग अपना खरीदना बेचना शुरू कर देते हैं, और लॉन्ग टर्म वालों को लगता है ये कंपनी बहुत अच्छी है यार, आज मैंने 1000 का लिया था लेकिन 20,000 की भी लेनी चाहिए, और फिर बेचारे लॉन्ग टर्म वाले घुस जाते हैं। और शॉर्ट टर्म वाले अपना कमा करके उसके बाद क्या करते हैं? बाय बाय। अब वो 25,000 पे पहुंच गया रेट, फिर जब चले गए उसका रेट ढर्र करके नीचे गिर गया। 1,000 का लिया था, अब 2,000 का हो गया। और लिया कितने में लास्ट में आपने? 20,000 का, 25,000 का। ये सोच रहे थे 20,000 1 लाख रुपए जाएगा। That is just a symptom. Time horizons shrinking as more short-term traders enter into the playing field. ज़्यादा short-term traders playing field में घुस जाते हैं। It's common to say .com bubble was a time of irrational optimism about the future. बोलते हैं commonly लोग कहते हैं .com bubble जो होता है वो एक time of irrational optimism about future था। लोग सोच रहे थे जब .com आएगा ना पूरी दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। पूरा ऐसा लग रहा था कि .com जब आएगा तो हवाओं में कारें उड़ेंगी। जो हम देख रहे थे कोई बहुत हाई फाई फिल्म,
वो देखिए माइनॉरिटी रिपोर्ट देखिए, याद है? लोग अपना कपड़ा सूट पहनेंगे और रुर करके उड़ के पहुंच जाएंगे स्कूल। खाना कैसे मिलेगा? छोटे छोटे कैप्सूल आएंगे, उसको खोलो, प्लेट में डालो, चावल बन गया, दाल बन गया, पकाने की जरूरत ही नहीं। ऐसा कुछ हो जाएगा .com बबल से, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और अगर ये हो रहा तो बहुत सी कंपनीज का रेट बढ़ जाएगा ना, बहुत से पैसे कमाएंगे। बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेडलाइंस ऑफ दैट एरा was announcing record trading volume, which is what happens when investors are buying and selling in single day. लेकिन उस ज़माने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हेडलाइन में थी वो ये थी रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम। मतलब उस कंपनी के बारे में तो कुछ था ही नहीं, खाली हो रहा था कि इस कंपनी के शेयर इतने खरीदे गए, इतने बेचे गए। रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम एक एक दिन में। Investors, particularly the ones setting prices, were not thinking about the next 20 years. जो इन्वेस्टर्स ये सब चीज़ें कर रहे थे वो 20 साल फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे थे। हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होता है जब आप किसी के साथ दोस्ती करते हो, रिलेशनशिप बनाते हो, या तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो सकते हो या तो आप मैरिड कपल की तरह सोच सकते हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर ये आज सो लेते हैं, सेक्स कर लेते हैं, कल की चिंता हमको नहीं है। यही ये लोग करते हैं इनके साथ। और बेचारी जो लड़की आई थी वो तो सोच रही थी मैं तो तुमको अपना पति मान चुकी हूँ। तो बेचारे जो पति मान लेते हैं वो लोग डूब जाते हैं, उनका पैसा डूब जाता है। द एवरेज म्यूचुअल फंड हैड 120% एनुअल रिटर्न्स इन 1999। बोलते हैं उस जमाने में जो एवरेज म्यूचुअल फंड था उसका रिटर्न 120% था, जो कि आजकल पता है कितना है? मुश्किल से 8-9%, 10%। वो 120% बढ़ गया था। मीनिंग दे वर एट मोस्ट थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट 8 months। इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया, इसका मतलब लोग खाली 8 महीने के से ज़्यादा सोचते नहीं थे। सो वर द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हु ब्रॉट दोज म्यूचुअल फंड्स। और यही चीज़ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी सोच रहे थे, जो कि हमने से लोग जो म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे थे। थोड़ा सा एक टॉपिक करते हैं, उसके बाद कल कवर करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा आज। एक पैराग्राफ। 20 साल की वजह 8 महीने का सोच के चल रहे थे जो मार्केट प्राइस है। ये ऐसे सोचो बेटा जैसे आप लोग मेरे साथ काम करते हो और मैं आप लोगों को सोचूं यार ये सब नौकर हैं मेरे, आज मेरे लिए काम करें, उसके बाद कल मर जाएं तो मर जाएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पुस इन द बूट्स फिल्म देख रहे थे तो उसमें मोटा आदमी आदमियों के ऊपर चल के जा रहा था। ब्रिज बनाया था आदमियों का, उनके ऊपर चल के जा रहा था, उसके बाद उन लोगों को मार दे रहा था। ऐसे ही ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स करते हैं अच्छी कंपनीज के साथ में, जिनके पास अच्छा पैसा है और अच्छी रेवेन्यू है, उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, उसके बाद अपना पैसा कमा करके छोड़ देंगे, फिर वो बदनाम हो जाती है। और पैसा किसका जाता है? इवन उन कंपनीज का भी नहीं जाता। अगर उन्होंने अपना कंपनी बचा के रखा है, किसका जाता है? जनरल पब्लिक का, जो उसमें घुस गए। एक लास्ट पैराग्राफ आज का, इसी को कल ऐड करके फिर कंप्लीट करेंगे, तब वीडियो बनाइएगा। मैगी मेलहर रोट इन हर बुक बुल, एक बुक है बुल, उसमें मैगी मेलर ने लिखा है, बाय mid-19 द प्रेस हैड रिप्लेस्ड एनुअल स्कोर कार्ड्स विथ रिपोर्ट्स दैट अपीयर्ड एवरी 3 months। पहले एनुअल स्कोर कार्ड निकलता था, जैसे एक बच्चे का स्कोर कार्ड निकलता है साल में एक बार, पास या फेल। अब हर महीने उसको पास या फेल कर रहे हैं, तो बेचारा हर महीने स्ट्रेस में रहेगा। ऐसे ही हर 3-3 महीने में रिपोर्ट कार्ड निकलती थी कंपनीज की। द चेंज स्पर्ड इन्वेस्टर्स टू चेंज परफॉर्मेंस, और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स बोलते अरे यार 3 महीने में कंपनी आगे बढ़ गई, और पैसा लगाते हैं। जैसे ही इन्वेस्टर्स को रिपोर्ट कार्ड मिली, जैसे क्लास में 1 साल में ये बच्चा टॉप कर रहा है तो ठीक है, ये बच्चा मेरा, 3 महीने के अंदर अब मेरी बच्चा मेरा, अब ये बच्चा मेरा, बच्चा मतलब स्टॉक। पुशिंग टू बाय द फंड्स एट द टॉप ऑफ द चार्ट जस्ट व्हेन दे वर मोस्ट एक्सपेंसिव। इसलिए लोग उस फंड्स को सबसे ज़्यादा खरीदते थे और उस रेट पर जिस समय सबसे ज़्यादा था। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, जब हम कोई सामान खरीदते हैं हम अपने बारे में सोचते नहीं कि हमारी क्या औकात है। सुधीर कमाता है मोर देन 50,000 रुपीज़ अ मंथ, और जब उसने पैसे लगाए इसके शादी.com में, 2 महीने तक बोलता है मैंने उनको गोल गोल घुमाया। जब उन्होंने 5,000 का कम करके 3,000 रेट कर दिया तब भी नहीं ज्वाइन किया, कुछ 2,900 रुपये में उसने ज्वाइन किया। हर चीज़ का खुद प्राइस सेट करना चाहिए। इस चैप्टर का नाम है यू एंड मी।
बी वेयर टेकिंग फाइनेंशियल क्यूज फ्रॉम पीपल प्लेइंग डिफरेंट गेम दैन यू आर। उन लोगों से बच के रहिए जो आप जैसे नहीं हैं, उनका गेम खेलने की कोशिश मत करिए। मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं, आपकी इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग इन्वेस्टर्स नहीं हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अपने टाइम को और अपने जो थोड़े बहुत पैसे हैं उसको कहाँ और कैसे लगाएं, इसके बारे में। इसको कल कंप्लीट करेंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि हम लोग 2 रूल्स समझ पाए। एक, किसी भी एसेट का फिक्स्ड प्राइस नहीं होता, और दूसरा आयरन रूल क्या है, ये मुश्किल था। जो पैसा है वो हमेशा बढ़ने की कोशिश करता है। मोमेंटम जब किसी चीज़ में होता है तो वो और इन्वेस्टर्स को खरीद के लाता है। आयरन रूल था, एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, मनी चेजेस रिटर्न्स मनी चेजेस रिटर्न्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। टू इज ग्रेटेस्ट एक्सटेंट्स। अगर बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। इसलिए अगर कोई कंपनी ऐसी बन जाए, रॉल्स रॉयस, एप्पल, तो जितना महंगा प्रोडक्ट बनाएगी लोग उतना ही खरीदना चाहेंगे, बिकॉज मनी चेजेस रिटर्न्स। महंगी चीज़ लोग नहीं खरीदते ऐसा नहीं है, ज़्यादा खरीदते हैं बशर्ते वो अफोर्ड कर सकें, भले उसकी कोई कीमत ना हो। होपफुली कल मैं कुछ और समझा पाऊंगा।